Hello बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is me, Hafiz Ghaffar Awan, your accounting coach. Today we are going to discuss your topic budgeting and budgetary controls. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है. इस सीरीज के अंदर हमने सारे बजट्स को, जितनी भी काइंड्स है उसको हमने डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. पास्ट पेपर्स के जितने भी सवालात हैं उनको भी हम क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जिन बच्चों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, अपने क्लास फैलोज के अंदर अगर मेरा अच्छा लगता है आप लोगों को टीचिंग स्टाइल, तो लाजमी शेयर करना उन स्टूडेंट्स को, ताकि उनका भी भला हो जाए. और मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है. वीडियोस मेरी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट लाजमी किया करो. एक मोटिवेशन होती है कि यार देख रहे हैं मेरे वीडियोस, बच्चे मेरे वीडियोस देखकर और उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ठीक है, तो मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट करता हूँ. वरना एक बज रहा है रात का और ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग चल रही है. ये मॉर्निंग में जॉब होती है, फिर उसके बाद लाइव क्लासेस होती है, तो टाइम नहीं बचता. तो इस टाइम के अंदर आप लोगों के लिए इतनी स्ट्रगल कर जब बंदा एक काम कर रहा है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा फीडबैक अपना देना चाहिए. नीचे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर, ये चारों काम आपको करने हैं. अच्छा, जिन बच्चों ने अब तक मेरे व्हाट्सएप चैनल को सब जो है वो ज्वाइन नहीं किया, तो बेटा आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो. वहां पर मैं आप लोगों को रिप्लाईज दे देता हूँ. ठीक है, जो जो आप लोगों की क्वेरीज होती है उनको डिस्कस कर लेते हैं, और जो मेरी आने वाली वीडियोस होती है वो वहां पे सबसे पहले उनका लिंक में शेयर कर देता हूँ. और इसके अलावा भी और भी बेनिफिट्स होते हैं. स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ चीजों को एक्सचेंज करते हैं. तो टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल्स. अब बजटिंग क्या होता है? सबसे पहले हम बजट को देखते हैं कि बजट क्या होता है. कुछ ऐसा पहले की बात है, कुछ ऐसा पहले की बात है, देखना पड़ता है कि भाई वीडियो बन भी रही नहीं बन रही, रात के टाइम एक बजे मेरे साथ जागने के लिए कोई तैयार नहीं, तो फिर ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई 1 घंटे की, और फिर मैंने जाके देखा कि कैमरा ऑफ था, तो पूरे घंटे की मेहनत जो है वो 1 आवर की मेहनत बर्बाद हो गई. तो बहरहाल ये होता रहता है हमारे साथ. तो अब बात हो रही थी कि बजट क्या होगा. अच्छा, बजट के मतलब ये है कि इसको इस तरीके से समझो कि अभी कुछ अर्सा 3-4 साल पहले की बात है, मुझे अपना एक घर बनाना था. ठीक है, तो जब मुझे अपना एक घर बनाना था तो मैंने डिफरेंट लोगों से जो है वो, जो बिल्डर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उनसे जो है वो मैंने पूछा कि यार मुझे जो है वो अपना घर बनाना, और उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, मुझे एक एस्टिमेट तो बताओ कितनी लेबर मेरी लगेगी, कितनी लेबर यूज होगी, कितना मटेरियल जो है वो सीमेंट वगैरह यूज होगा, कितना टाइम लग जाएगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ग्राउंड प्लस 2 बनाना मुझे. तो 2-3 लोगों से मैंने एस्टिमेट लिया, और एस्टिमेट लेने के बाद किसी ने मुझे मटेरियल का, लेबर का, जो जो उनके हिसाब से था उन्होंने मुझे एस्टिमेट दिया. तो एस्टिमेट देने के बाद फिर मैंने अपने रिसोर्सेज को भी एनालाइज किया कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, इतना मेरे पास टाइम है 2 से 3 महीने का कि मैं घर बनवाने के लिए जो है वो उसको कंज्यूम करूँ, या जो है इतना कैश अवेलेबल है मेरे पास. ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने फिर एक बजट बनाया. बजट बनाने के बाद फिर अपने घर को स्टार्ट किया. ऐसा ना हो ना कि बीच में ही शॉर्टेज आ जाए किसी भी रिसोर्सेज की, कैश अवेलेबल ना हो तो घर तो वहीं रुक गया, कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे क्या. तो ये सारी चीजें हर कंपनी भी कर रही होती है अपने नेक्स्ट पीरियड के लिए. एक टाइम पीरियड, जैसे ये महीना खत्म हो गया, हमेशा याद रखिएगा बजट बनाया जाता है नेक्स्ट पीरियड के लिए. करंट पीरियड के लिए बजट नहीं बनाया जाता. जो हो रहा है वो हो रहा है, उसको होने दो. जो होने वाला है अगले साल, उसके बारे में सोचो. ठीक है, ऐसे ही जैसे आप लोग पढ़ रहे हो माशाल्लाह से, तो यार आप लोगों ने फ्यूचर में माइंड कुछ बना के रखा होगा ना कि मैंने आगे जाके एसीसीए करना है, मुझे सीए करना है. ठीक है, या मुझे एमबीए करना है, आईबीएस करना है, व्हाटएवर जो भी आप लोगों की जो है वो थिंकिंग होगी. तो ऐसे ही आपके पेरेंट्स ने भी बनाया होगा, यार मेरे बच्चे ने जो है वो आईबीएस जाना, उसकी इतनी फीस है, तो पहले से ही बजट उन्होंने बनाकर शुरू कर दिया होगा कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे. हमें अपने ये वाले एक्सपेंसेस को कम करना होगा ताकि हम इसको बढ़ा सकें और इसकी फीस पे कर सकें. मैंने भी अपने बच्चे को जब स्कूल दाखिल करवाना, तो मैं ये देख रहा हूँ ना कि यार ये मेरी सैलरी है, ये मेरी यहाँ से इनकम आती है, ऑनलाइन से ये यहाँ से इनकम आती है. अच्छा, अब मेरे एक्सपेंडिचर्स ये हैं, ये मेरी सेविंग्स है.
अब मुझे उसको स्कूल में दाखिल करना है, किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करना है, उसकी अच्छी सी एक फीस आएगी, तो मुझे कुछ एक्सपेंडिचर्स को जो कि मेरे लिए यूज ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, अपनी वाइफ के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था यार, उनको खत्म करना होगा, उनको कम करना होगा, ताकि हम वो वाला एक्सपेंस कर सके। तो बजट भी सेम यही है कि आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो अपने रिसोर्सेज को कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है रिसोर्सेज बजट की, जो आपके सिलेबस में उनको आप लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले आपके पास आता है सेल्स बजट, ठीक है। अच्छा, बार बार देखना पड़ता है भाई वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सेल्स बजट। आप अपनी सेल्स को बजट करते हो, उसकी बजटिंग करते हो कि कितनी हम एक्सपेक्टेड सेल क्या है, अगले साल हम कितना माल बेचेंगे। सबसे पहला काम ही यही है ना, बिजनेस माइंड, जो बिजनेस बंदा होता है, जो बिजनेस माइंड का बंदा होता है, जो धंधा कर रहा होता है, साफ सी जो बात है, उसको उसको माइंड में होता है ना यार, अगले साल मेरी इस साल सेल्स ये है, अगले साल मेरी सेल्स ये है, मुझे अपनी सेल्स को बढ़ाना है, तो कुछ बजट मुझे अपने एडवर्टीजमेंट के लिए भी देना होगा, कुछ बजट जो है वो इस साल मेरी ये लैकनेस थी, इनको मुझे खत्म करना है, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्शन की भी कैपेबिलिटी थी, मेरे पास सब चीजें थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि मैं बना रहा हूँ, मैं जो है वो चीजों को सही कर रहा हूँ, और मैं सस्ते में भी सेल कर रहा था, मेरी क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं लग रहा था, तो मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगी। तो उसके लिए आपने बजट बनाया। तो सबसे पहले वो हम आगे निकल गए 12। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना सेल्स बजट बनाते हो कि आपको सेल्स कितना करना है, ठीक है, कितना आप सेल कर सकते हो, आपकी डिमांड क्या है भाई। ये नहीं कि आपने बनाए जा रहे हो यूनिट्स, बनाए जा रहे हो यूनिट्स, बनाए जा रहे हो, लेकिन आगे मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं, ठीक है। अब मैं अगर पुराने जमाने का टीवी हुआ करता, या मॉनिटर की बात कर लो, मैं कह रहा हूं कि यार मॉनिटर बनाते हैं, ठीक है, और मॉनिटर बना करके सेल करते हैं, और मैं मॉनिटर धड़ 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 बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, बनाए जा रहा हूँ, लेकिन आगे जो है वो खरीदने वाली मार्केट ही नहीं है। क्या करूंगा बनाकर, एलईडीज का, एलसीडीज का, टच स्क्रीन का दौर है आजकल, जमाना कहां से कहां निकल चुका है, और मैं मॉनिटर बना रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, उसको देख के आपको बजट बनाओ, ठीक है। ये ना हो कि आप रोज जो है वो प्रोडक्शन कर लो, या जो है वो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, आपने कम प्रोडक्शन की। तो जब सेल्स बजट बनता है तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन बजट भी बनता है। अच्छा बच्चों, एक और बात सुन लो, बिजनेस दो तरह के होते हैं, ये मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं, ये आप लोगों को वैसे भी पता है, सब बच्चों को पता है माशाल्लाह से, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व भी करेंगे पास पेपर्स के, कुछ बजट में आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगा, अभी जस्ट एक थ्योरी चल रही है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ बेस बना रहा हूं आप लोग, तो उसके बाद हम पास पेपर्स के क्वेश्चन पे भी जाएंगे। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बनाकर बेचो या बने बनाए लो और फिर उसको क्या कर दो, सेल कर दो। ट्रेडिंग इन्वेंट्री बाय की और उसको सेल कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री बाय नहीं की, खुद बनाया, बनाने के बाद क्या किया, सेल किया। तो यहां पर जब आपके बिजनेस की नेचर इस तरह की है ना, तो उसके हिसाब से फिर आप बजट बनाते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को, तभी मैंने बात की प्रोडक्शन बजट की। जब आप सेल्स करते हो, कितना बनाना है हमें, कितनी डिमांड है, कितने रिसोर्सेज हैं, लिमिटिंग फैक्टर, और है ना चैप्टर नहीं पढ़ा तो वीडियो आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, उसके ऊपर भी जो है वो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा लिमिटिंग फैक्टर के हवाले से। अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर। तो 12 प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट करते हो आप, तो कितनी प्रोडक्शन होगी आपकी। ये करने के बाद, ये करने के बाद, ये करने के बाद, अब भैया आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन होती है तीन चीजों से मिलकर। तो उस प्रोडक्शन के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए होगा, आपको कितने लेबर और ओवरहेड चाहिए होंगे,
ऐसा ही है ना, प्रोडक्शन करोगे तो सारी चीजों को देखोगे ना, मटेरियल कितना परचेज करना है, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, इन चीजों को एनालाइज करोगे तभी तो प्रोडक्शन कर सकते हो। ये सब बजट एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। कहीं पर भी छोटी सी भी गलती कर दी, पूरी की पूरी आपकी कंपनी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपका मटेरियल शॉर्ट था, आपको पता ही था, प्रोडक्शन बजट आपने ज्यादा दे दिया, उसके हिसाब से आपने सेल्स को मैनेज किया। जब बारी आई सेल्स करने की, आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट की, यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मटीरियल। अब देखा तो मटेरियल का बजट ही नहीं बनाया था आपने, तो फंस गए आप। मटेरियल का बजट बनाना पड़ेगा आपको, लेबर का, ओवरहेड का, इतनी लेबर है कि नहीं है, इतना एरिया आपके पास है कि नहीं है प्रोडक्शन के लिए, सबका बजट बनता है। तो मटेरियल जो आपके सिलेबस में, हम उनको डिस्कस करते हैं। मटेरियल परचेज, लेबर और ओवरहेड, ठीक है, इनका आपने बजट बनाना है। ये दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, या फोर्थ एंड थर्ड भी कर लो, कोई इशू नहीं। अब बारी आ रही है जब मटेरियल परचेज करते हो ना, तो बच्चों यहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है ट्रेड पेबल की। फिफ्थ में जब भी आप परचेसिंग करोगे तो पेबल्स तो जनरेट होंगे। बिजनेस में जब आप कोई भी चीज परचेज करते हो, नॉर्मली जब परचेजिंग हो रही होती है तो वो ऑन क्रेडिट परचेज हो रही होती है, कैश पे तो परचेज नहीं होती, तो फिर आपके पेबल्स भी जनरेट होते हैं। तो उनका भी आपको बजट देखना होता है कि आप पेबल्स कुछ ज्यादा तो नहीं हो गए, लायबिलिटी आपकी ज्यादा तो नहीं होगी, लायबिलिटी को एक लिमिट में रखना है ना, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि पेमेंट भी करनी है उसके हिसाब से, तो फिर आप पेबल का बजट बनाते हो। ऐसे जब सेल्स करते हो तो फिर आप ये भी देखते हो कि हमारे रिसीवेबल्स कितने होंगे, ट्रेड रिसीवेबल कितनी कलेक्शन होगी, कितनी पेमेंट जो है वो आपको पेमेंट करना है, कितना आपका कलेक्शन करना है। तो ये भी एक जो है वो चीज है, इसको इस तरह समझने की कोशिश करो। एक कस्टमर था मेरा, जनवरी की फर्स्ट को मैंने उसे माल बेचा। एक कस्टमर था मेरा, जनवरी की फर्स्ट को, ऑन जनवरी फर्स्ट मैंने उसे सेल की। अब कितनी सेल की मैंने उसे, सपोज कर लेते हैं $1 लाख की मैंने उसे क्या कर दी, सेल कर दी। कस्टमर को $1 लाख की मैंने क्या कर दी, सेल कर दी। और टाइम पीरियड मैंने उसे कहा कि 1 महीना है, तो 1 महीने बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। कस्टमर चला गया। अब जो मुझे कैश रिसीव होना है वो कब रिसीव होना है, वो फेब की फर्स्ट को आकर कस्टमर आएगा और वो मुझे पेमेंट करेगा। अब जब वो मुझे पेमेंट करेगा तो सिर्फ पेमेंट नहीं करेगा, नया माल उठा के लेके जाएगा मुझसे, बिजनेस कर रहा है ना वो भी आगे। अपने उसने पिछले 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिया और $1 लाख का और नया माल मुझसे वो परचेज करके ले गया, मैंने उसको सेल कर दिया। जाहिर सी बात है, बिजनेस कर रहा हूं और बिजनेस में तो ये करना पड़ेगा। तो अब देखो, एक कस्टमर की वजह से मेरा जो रिसीवेबल जनरेट हुआ वो $1 लाख का हुआ। अच्छा, सिर्फ ये एक कस्टमर की बात हो रही है, तो $1 लाख मेरा इंगेज हो रहा है एक कस्टमर पे। तो अब जो फेब के बाद जब वो मार्च में आएगा तो वो उसको मैं नहीं सेल करूंगा ना, पिछला मेरी कलेक्शन तो हो रही है लेकिन दोबारा से मैं उसको सेल कर रहा हूं। ऐसे अगर 3-4 कस्टमर्स हो गए, 5 कस्टमर्स हो गए, 10 कस्टमर्स हो गए, $1 मिलियन मेरा क्या हो रहा है, मुझे अपनी सेल के अंदर यूज करना पड़ रहा है। तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल, इसका बजट, अब इसके लिए और इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कैश चाहिए होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये ट्रेड रिसीवेबल कह लो कि आपका 6 था। फिर उसके बाद आ जाते 7 पे, दैट इज योर कैश बजट। अभी आपसे बात की ना कि आपका पैसा इंगेज हो रहा है यार, अब आपने अपने सप्लायर को भी पेमेंट करना है। कैसे करोगे, जब कलेक्शन होगी तो पेमेंट करोगे। तो फिर आपको अपने कैश का भी एक लिमिट के अंदर
आपको अपने रिसीवेबल को और अपने पेबल्स को रखना होगा, वरना तो ऐसा होगा कि मार्केट के अंदर इतना पैसा फंस जाएगा आपका कि आप परेशान हो जाओगे और आपको बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आप अपना कैश बजट भी बनाते हो, इतना आपके पास कैश अवेलेबल भी है कि नहीं है, कि आप इतनी क्रेडिट पे सेल कर सको या इतना क्रेडिट पे परचेज कर सको। दैट इज योर कैश बजट, ये आपको ये बताता है। फिर उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है आपके जो आपके सिलेबस में वो बताता है। और हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की अभी तक। 8 पे मास्टर बजट। अब मास्टर बजट क्या है? मास्टर बजट में है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मींस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सारे बजट्स बनाने के बाद फिर आप लास्ट में अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आपको प्रॉफिट कितना होगा, कितने आपके एक्सपेंसेस होंगे, कितना आप रेवेन्यू जनरेट करोगे, उसका बैलेंस शीट में कितना इंपैक्ट होगा, रिसीवेबल है, कैश है, पेएबल है, ये सारे आपके फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आती चीजें। तो अब हम चलते हैं बेटा, ये तो हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया बजटिंग क्या होती है, और ये सारी थ्योरी मेरे नोट्स में अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उनमें डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन बजट क्या है, परचेज बजट क्या है, और फिर उसके बाद मास्टर बजट में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। और दूसरा बेटा मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग कंपनी की, तो ट्रेडिंग कंपनी में प्रोडक्शन तो होती नहीं है, तो डायरेक्टली लेबर और ओवरहेड भी नहीं होते, डायरेक्ट सेल्स के बाद क्या आ जाते हो आप, परचेज पे आ जाते हो, और मटेरियल की परचेसिंग नहीं होती, वहां पर इन्वेंट्री की परचेसिंग होती है। तो अगर हम किसी ट्रेडिंग कंपनी की बात कर रहे होंगे तो सेल्स के बाद डायरेक्टली हम किस पर आते हैं, परचेज पे आते हैं। बाकी ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश बजट, मास्टर बजट वही रहता है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्शन, मटेरियल परचेज, लेबर एंड ओवरहेड, ये सारी चीजें आती हैं। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्रोडक्शन बजट, और मटेरियल की जो हम परचेज करते हैं उसका बजट किस तरीके से बनता है और उसका इंपैक्ट हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर किस तरह से आता है, उसको हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जी तो बच्चों अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मई 2013 है। ठीक है, पेपर हमारे पास 4 है, वेरिएंट 1 है, और क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, 2013 से मैंने लिया। उसका रीजन ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन को कर लेते ना तो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्शन बजट है और जो हमारा परचेज बजट है उसको समझने में जो है वो हमें काफी ज्यादा जो है वो इजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ और फिर उसके बाद वन बाय वन जो है वो मैं एक्सप्लेन करके उसको सॉल्व करूंगा। तो बेटा इसको लाजमी देखिएगा, ये जो वीडियो है ये आपके प्रोडक्शन बजट को और आपके परचेज बजट को बिल्कुल क्लियर कर देगी। और फिर उसके बाद जो हमने मास्टर बजट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो किस तरीके से बनेगी, तो वो सारी चीजें इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास कवर होंगे। अब यहाँ पे कोई लिमिटेड प्रोवाइड्स है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक सेल्स बजट 2014। अब ये आपको सेल्स बजट बता रहे हैं, यानी कि सेल्स बजट इन्होंने बनाया ऑलरेडी। अब वो सेल्स बजट आपको बता रहे हैं यूनिट्स में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, ये आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स का इन्होंने आपको बजट दिया कि ये सोच रहे हैं कि हमारे पास जनवरी में जो हम यूनिट सेल करेंगे दैट इज 10,000। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बता रहे हैं, रेवेन्यू आपको नहीं बता रहे, अमाउंट नहीं बता रहे, और पर यूनिट रेट भी आपको आगे बता रहे कि एक यूनिट जो हम सेल करेंगे वो 20 रुपीज पर यूनिट होगा। तो इसके अलावा जो है फेब में 11,000 यूनिट जो है वो सेल करेंगे, मार्च में भी अगेन 11,000 यूनिट जो है वो सेल करेंगे,
अप्रैल में 12,000 यूनिट सेल करेंगे, मई में 12,000 और जून में ये 14,000 यूनिट जो है वो सेल करेंगे। आगे पर यूनिट जो है वो प्राइस बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस कि पर यूनिट ये कितने का सेल करेंगे, ये इन्होंने आपको बजट बता दिया सेल्स का। ठीक है, तो जब भी आपको सेल्स का बजट बता दें तो आगे जब अगर आपको चलना हो तो अमूमन ये होता है कि आप प्रोडक्शन बजट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप सेल्स से ही फिर क्या निकालते हो, प्रोडक्शन बजट, फिर प्रोडक्शन बजट से ही क्या आप क्या निकालते हो, परचेज बजट। तो अब यहां पर आगे कह रहे थे एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड at each month end is maintained at 20% of the unit expected to be sold in the following month। अच्छा, अब ये आपको क्या बताया, ये इन्होंने आपको बताया है कि ये जो भी इन्वेंट्री, देखो दोबारा सुनो, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स यानी कि जो भी फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री है एट ईच मंथ, हर महीने हर मंथ में एंड पर, एंड मेंशन किया, मंथ के एंड पर जो भी वो अपनी फिनिश गुड की इन्वेंट्री रखते हैं वो ये मेंटेन इस तरीके से करते हैं कि 20% ऑफ द यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड इन दी फॉलोइंग यूनिट्स, फॉलोइंग सेल, यानी कि जो भी नेक्स्ट मंथ ये सेल कर रहे होंगे, जो इन्होंने बजट की बनाया अपना सेल का, तो उस बजट को देखते हुए उसका 20% ये अपना फिनिश गुड एंडिंग के अंदर रखेंगे। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैं अभी स्टैंड कर रहा हूं जनवरी में, ठीक है, अब जनवरी की मुझे फिनिश गुड एंडिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं फेब की सेल देखूंगा कि मेरी फेब की सेल क्या है, वो जो यूनिट्स होंगे उनका 20% लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, जन की एंडिंग। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप बजट बनाते हो ना, तो जो आप एस्टिमेशन ले रहे होते हो वो हमेशा नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट ईयर की ले रहे हो। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। द रीजन इज दैट कि बेटा जब आप शॉप बंद करके जा रहे हो, एंडिंग की बात होगी, फिनिश गुड एंडिंग की बात होगी, जब आप अपनी शॉप बंद करके जा रहे हो तो कल के बारे में सोचोगे ना, माल कितना रखना है अभी, कि कल जब आप दुकान ओपन करोगे, अपनी शॉप ओपन करोगे, तो आपके पास कस्टमर्स आएंगे और उनकी डिमांड होगी, तो उस डिमांड को आपने फुलफिल करना है ना। ऐसे तो नहीं ना कि आपके साथ ही आपके पास यूनिट्स जो है वो शाकालाका बूम बूम की पेंसिल तो है नहीं ना कि आपके पास यूनिट्स बनाओगे यूनिट्स बन जाएंगे। यूनिट्स बनाने के लिए अगले दिन काम करना पड़ेगा आपको, या अगले महीने काम करना पड़ेगा आपको। तो इतना तो माल रखा हो कम से कम कि हम इनिशियली क्या कर सके, इनिशियली जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को फुलफिल कर सके। तो हमेशा जब भी बेटा याद रखिएगा, जब भी एस्टिमेशन हो रही होती है तो नेक्स्ट मंथ को, नेक्स्ट ईयर को, नेक्स्ट डे को देखकर की जाती है। तो यहां पर भी उन्होंने यही बात की है कि जो भी अपनी फिनिश गुड एंडिंग ये रख रहे हैं ना, तो जो इनका नेक्स्ट मंथ है ना, उस नेक्स्ट मंथ को, उसकी सेल को ये अपने माइंड में रखते हुए रख रहे हैं। यानी कि जो भी सेल होगी उसका 20% आज के दिन में एंडिंग रखूंगा। कल के दिन अगर मैं दुकान खोलता हूं, मैंने सोच रखा है कि मैंने 1,000 यूनिट सेल करने हैं, तो आज मैं एंडिंग में कितने यूनिट्स रख के जाऊंगा, 200 यूनिट, 200 यूनिट्स रख के जाऊंगा, दैट इज 20%। ठीक है, तो हर मंथ वो क्या कर रहे हैं, हर महीने नेक्स्ट मंथ की सेल से एज्यूम कर रहे हैं कि एंडिंग हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, फ्यूचर को देखकर आप अपनी एंडिंग रख रहे हो। ये नहीं कि आज की सेल क्या थी, अच्छा आज की सेल कितनी थी तो एंडिंग इतनी रखो, नहीं, गलत हो जाएगा। देखो आज सिनेरियो कुछ है, कल सिनेरियो कुछ होगा, तो कल को देखते हुए, हालात को देखते हुए आप अपनी एंडिंग रखते हो हमेशा। तो जो भी आपकी सेल होगी, आपने सेल रखी होगी, वो भी आपने कल को देखते ही रखी होगी ना सेल, तो उसी सेल को रखते हुए अपने माइंड में आप उसी का एंडिंग रखोगे। तो ये फिनिश गुड एंडिंग के बारे में आपको बता रहे हैं कि जो भी आप कंसिडर कर रहे हो फिनिश गुड एंडिंग, वो आपकी नेक्स्ट मंथ की जो 20% होगा वो आपका एंडिंग होगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आगे इन्होंने यूनिट्स के बारे में बताया। ठीक है, कि ईच यूनिट रिक्वायर्ड 0.5 किलो ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच कॉस्ट इज $3 एट पर किलो। मतलब कि वो आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जो भी यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसमें 0.5 किलो आपका मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो रहा है, यानी कि ½ kg आपका मटेरियल जो है वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। जब आप यूनिट्स बना रहे हो तो यूनिट्स बनाते वक्त जो आपका मटेरियल कंज्यूम हो रहा है
दैट इज 0.5। ठीक है, और पर केजी की उन्होंने आपको प्राइस बताई है पर किलो की $3, पर किलो आपको $3 का जो है वो पड़ रहा है। फिर आगे कह रहे हैं हाफ अ मंथ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज मेंटेन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजेज इन दी फॉलोइंग मंथ। अच्छा, यहां पर भी इन्वेंट्री के बारे में बता रहे हैं, जैसे ऊपर फिनिश गुड के बारे में बता रहे थे, सेम लाइक यहां पर इन्होंने बात की है रॉ मटेरियल की, कि रॉ मटेरियल का जो भी आप मेंटेन कर रहे हो एंडिंग, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूजेज ऑफ फॉलोइंग मंथ, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में जो भी आपका यूजेज होगा उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की रखोगे, दैट इज 1.5। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रहे हैं $11। ये क्या है, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि प्रिपेयर द रिक्वायर्ड नंबर ए का फर्स्ट पार्ट देखो, ये आप लोगों के पास पास पेपर में होगा। अगर नहीं है पास पेपर में तो बेटा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां से भी देख सकते हो क्वेश्चन को, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है अपने सामने रखना। फर्स्ट रिक्वायर्ड देखो, प्रिपेयर द प्रोडक्शन। अब ये जो जितनी लाइनें मैंने जल्दी जल्दी पढ़ी है इनको मैंने आगे चल के एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अभी जरूरत नहीं थी इसकी मुझे। फर्स्ट में आपको कह रहे हैं कि प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट फॉर ईच ऑफ दी 5 मंथ्स जनवरी टू मई 2014। अब आपको जो है वो अपना प्रोडक्शन बजट बनाना है जनवरी से लेकर के मई तक का। ठीक है, अब वो कैसे बनाओगे जरा देखो बेटा, और से सुनना सारे बच्चे। प्रोडक्शन बजट बनाने जा रहे हैं हम, प्रोडक्शन बजट बनाने जा रहे हैं कि कितना हमने प्रोड्यूस करना है, तो उसको आप किस तरीके से बनाओगे। ठीक है, प्रोडक्शन बजट बना रहा हूं मैं फॉर 5 मंथ्स एंडिंग 30 अप्रैल एंडिंग 2014। 5 मंथ्स का बना रहा हूं। अच्छा, जो मुझे मंथ्स गिवन थे वो कितने थे, वो मेरे पास थे 6 मंथ्स थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपने 5 मंथ्स का बनाना है, और मैं बना भी 5 मंथ्स का सकता हूं, 6 मंथ्स का नहीं बना सकता। उसका क्या रीजन है अभी आगे चल के देखो। देखो गिवन आपके पास कितने महीने, 6 महीने आपके पास, 6 मंथ्स आपके पास गिवन है, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बजट आपने सिर्फ 5 मंथ्स का बना है, और 6 मंथ्स का मैं कह रहा हूं आप बना भी नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, आगे चल के आपको खुद ही पता लग जाएगा। अभी प्रोडक्शन बजट हेडिंग दे दी मैंने कि हमारे पास मंथ्स कितने, 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स है। कौन कौन से, जैन, फिर उसके बाद फेब, फिर उसके बाद मार्च। अच्छा, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, जैन, फेब। छोटा छोटा इस वजह से लिख रहा हूं बेटा क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। अप्रैल, मई, मंथ्स आपको गिवन थे जून तक के, जून भी लिख लेते हैं ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, लिख लेते हैं। अच्छा, उसने जो आपसे प्रोडक्शन बजट पूछा है वो कहां तक पूछा है, मई तक पूछा है। ठीक है, 5 मंथ्स का पूछा, मैंने जून लिख दिया है, कंपैरिजन करने में आसानी होगी आपको। आप भी लिख लीजिएगा अपने पास, बाद में मिटा दीजिएगा उसको। अच्छा, आप इसमें जो बजटेड सेल है वो कितनी है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, बजटेड सेल।
बजटेड सेल्स आपको इन यूनिट्स गिवन थी, ठीक है। अब वो कितने यूनिट्स थे जो गिवन थे? जैन में वो कह रहे थे 10,000 यूनिट्स, फेब में 11,000 यूनिट्स, अगेन 11,000 यूनिट्स, फिर उसके बाद 12,000 यूनिट्स, फिर उसके बाद अगेन 12,000 और फिर 14,000। ये यूनिट्स आपको गिवन थे, ठीक है। उसने यहां तक मई तक का आपसे पूछा है कि प्रोडक्शन बजट बनाना है। अच्छा, अब प्रोडक्शन बजट बेटा देखो, एक थोड़ा सा लिख देता हूं आपके पास पैटर्न कि प्रोडक्शन बजट किस तरीके से बनेगा हमेशा। तो इसको बाद लिख लीजिएगा, फिर बाद में रब कर दूंगा मैं। प्रोडक्शन बजट, सेल्स लिखोगे, फिर आप उसमें ऐड करवाओगे फिनिश गुड, इन्वेंट्री, एंडिंग, और उसमें से लेस करवा दोगे फिनिश्ड गुड, इन्वेंट्री, ओपनिंग। तो आपके पास प्रोडक्शन बजट आ जाएगा। सिंपल सिंपल। अच्छा, पूरे बजट के अंदर बस ये याद कर लो कि एंडिंग को आपने क्या करना है, ऐड करना है, और ओपनिंग को आपने क्या करना है, लेस। यानी कि जो क्लोजिंग है उसको आप ऐड करोगे और जो आपकी ओपनिंग है उसको आप लेस करोगे, तो ये आपके पास प्रोडक्शन बजट आ जाएगा कि आपको कितने यूनिट्स बनाने इस सेल के लिए, ठीक है। हमेशा हमेशा। अच्छा, आगे हम परचेज भी निकालेंगे, तो वो भी यही कंसेप्ट होगा कि जो आपकी एंडिंग होगी या क्लोजिंग होगी उसको आपने क्या करना है, ऐड करना है, और जो आपकी ओपनिंग होगी उसको आप क्या करोगे, लेस करोगे, तब आपके पास परचेज आ जाएगा। अच्छा, कलेक्शन के लिए और पेमेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको जब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं उसको डिस्कस करूंगा, तो तब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उसमें क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए प्रोडक्शन बजट के लिए और परचेज बजट के लिए आपने क्या करना है, एंडिंग को ऐड कर देना है और ओपनिंग को क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो यहां पर भी सेम काम मैं यहीं पर ये करूंगा, मैं ऐड करूंगा फिनिश गुड, इन्वेंट्री, क्लोजिंग, और फिर मैं उसमें से लेस करूंगा फिनिश गुड, इन्वेंट्री, ओपनिंग, ठीक है। कि मैं फिनिश गुड, इन्वेंट्री, एंडिंग को ऐड कर दूंगा और फिनिश गुड, इन्वेंट्री, ओपनिंग को मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, ठीक है। यही कंसेप्ट। पहले कोशिश करना कि क्लोजिंग निकाल लो। अगर क्लोजिंग आपने निकाल ली ना तो ऑटोमेटिकली आपकी ओपनिंग आ जाएगी। क्लोजिंग के हवाले से देखो वो क्या कर रहे थे, दोबारा से एडिशनल इंफॉर्मेशन में दोबारा से रीड कर रहा हूं, सारे बच्चे गौर से सुनना। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, सामने रखो उसको। इसमें आपको कह रहे हैं कि इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड एट एंड, जो आपकी फिनिश गुड की इन्वेंट्री है ना, एंड, एंडिंग, क्लोजिंग की बात हो रही है। वो क्या है, वो ये है कि is maintained at 20% of the units expected to be sold in the following month, ठीक है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपकी क्लोजिंग होगी, जिस मंथ की क्लोजिंग है, आपने क्लोजिंग निकालने के लिए जो नेक्स्ट मंथ की सेल है उसका 20% लेना है। ये मैंने क्वेश्चन के शुरू में ही बताया था। अब देखो, एंडिंग निकाल लो, ओपनिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके पास। सिर्फ और सिर्फ क्या कर लो, एंडिंग निकाल लो। देखो, अगर मैं जैन की क्लोजिंग निकाल लूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं जैन की क्लोजिंग निकाल रहा हूं तो क्वेश्चन में उसको खुद बताया कि क्या करो बेटा, क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि फेब,
उसकी जो सेल है उसका क्या ले लो 20%। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं फेब की क्लोजिंग निकाल रहा हूं तो जो नेक्स्ट मंथ है यानी कि मार्च उसकी जो सेल है मींस के 11,000 यूनिट्स उसका क्या ले लो 20% ले लो क्लोजिंग आ जाए। अगर लेट्स सपोज मैं मार्च की क्लोजिंग निकाल रहा हूं तो नेक्स्ट मंथ क्या है अप्रैल, अप्रैल की सेल क्या है 12,000 उसका क्या ले लो 20% ले लो तो आपके पास मार्च की आ जाएगी। तो सेम बस सिंपल सा काम है कि एंडिंग निकालने के लिए ये याद होना चाहिए कि एंडिंग को क्या करना है ऐड और क्लोजिंग को आपने सॉरी ओपनिंग को आपने क्या करना है माइनस, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोडक्शन बजट आ जाएगा। तो अब एंडिंग निकालने के लिए उसने हमें एक बात बताई थी। अब मैं अगर जैन की क्लोजिंग फाइंड आउट कर रहा हूं, जैन की अगर मैं क्लोजिंग फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैं कहां देखूंगा, मेरी नजर आगे होगी फेब में। फेब की सेल 11,000 यूनिट्स, इसका क्या ले लूं 20%। तो इसका अगर 20% लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 2,200। ठीक है, मैंने क्या किया सिंपल, जो हमारे पास 11,000 थे उसका 20% लिया तो 2,200 आ गया। ठीक है, अगेन अब मुझे फेब की क्लोजिंग चाहिए तो नेक्स्ट मंथ क्या है मार्च, 11,000 यूनिट्स अगेन सेम, इसका 20% ले लो क्लोजिंग आ गई। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए मार्च की क्लोजिंग, तो मैं क्या करूं नेक्स्ट अप्रैल में आ जाऊं। अप्रैल में कितना है 12,000, इसका क्या ले लूं 20%, तो 2,400 आ गया। अगेन अप्रैल के बाद अप्रैल की क्लोजिंग चाहिए तो मैं क्या करूं मई में आ जाऊं, मई का 20% ले लूं, मई की सेल कितनी 12,000, अगेन वही 2,400 आ जाएगा। मई के बाद किस में आ जाऊं जून में आ जाऊं, क्योंकि अब मुझे मई की क्लोजिंग चाहिए। जून में 14,000 है, 14,000 का 20% कितना आ जाएगा 2,800। अब मैं आगे जून में आता हूं और जून के अंदर अगर मुझे क्लोजिंग निकालनी है तो मुझे नेक्स्ट मंथ की क्या चाहिए होगी सेल चाहिए होगी, दैट इज एब्सेंट। तो मैं जून को नहीं फाइंड आउट कर सकता। इस वजह से मैंने कहा था जो लास्ट मंथ होगा उसकी क्लोजिंग नहीं निकल सकेगी। उसका रीजन यही है क्योंकि आप जो एस्टिमेशन कर रहे हो, जो रेट अप्लाई कर रहे हो, वो अपने नेक्स्ट मंथ पे कर रहे हो, फॉलोइंग मंथ पे कर रहे हो। फॉलोइंग है ही नहीं, जून के बाद जुलाई अगर होता, जुलाई अगर होता तो जुलाई की सेल का 20% ले लेता। तो बहरहाल हमारे पास सारे मंथ्स की उसने मई तक का ही आपसे प्रोडक्शन बजट इसी वजह से पूछा था। उसको पता है कि जून आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, नहीं हो सकता। जुलाई की सेल बताओ तो हो जाता। अब आ जाओ ओपनिंग पे, तो ओपनिंग क्या होगा, अब जरा सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। एंडिंग जो होता है वो नेक्स्ट मंथ का क्या होता है ओपनिंग होता है। जितने यूनिट्स रखकर अपनी दुकान का शटर गिराओगे, जब अगले दिन आकर शटर उठाओगे तो उतने यूनिट्स मिलेंगे ना। एंडिंग जो होता है वो नेक्स्ट मंथ का क्या होता है ओपनिंग। अभी जैन को रहने देना, जैन की कहानी रहने देना। फेब की ओपनिंग क्या होगी, जैन में आ रहा हूं मैं, जैन बता रहा हूं, पहले फेब देखिए। फेब की ओपनिंग क्या होगी, जो जैन का क्लोजिंग होगा। तो जनवरी का जो क्लोजिंग होगा वो फेब का क्या होगा ओपनिंग होगा। बचपन से ही पढ़ते जा रहे हैं। तो जैन का एंडिंग, जैन का क्लोजिंग बनेगा फेब का ओपनिंग, फेब का क्लोजिंग बनेगा मार्च का ओपनिंग। और ओपनिंग को क्या करना है लेस करना है। मार्च का एंडिंग बनेगा अप्रैल का ओपनिंग, अप्रैल का एंडिंग बनेगा मई का ओपनिंग। ठीक है, तो सिंपल मैंने बेटा क्या किया है,
ये जो क्लोजिंग थी नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने इसको क्या बना दिया, ओपनिंग बना दिया। अब सर जैन की ओपनिंग क्या होगी, जैन की ओपनिंग क्या होगी, जैन की ओपनिंग होगी दिसंबर की क्लोजिंग, ऐसे ही है ना। जैन की जो ओपनिंग अभी हमने सीखा, जो पिछले मंथ का एंडिंग है वो इस मंथ का क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो सर जैन की ओपनिंग क्या होगी, जो दिसंबर की क्या होगी, क्लोजिंग। ठीक है, अब दिसंबर की क्लोजिंग कहां से लाए, दिसंबर की तो क्लोजिंग ही नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है, हमें यह पता है कि जो हमारी क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ की क्या है, सेल का 20%। ये दूसरा क्वेश्चन में बात लिख के दी है ना, देखो दोबारा सुनो, जैन की हमें ओपनिंग नहीं पता, क्योंकि जैन की ओपनिंग क्या होगी, जो पिछले मंथ की क्या होगी, एंडिंग होगी। देखो फेब की ओपनिंग क्या थी, जो पिछले मंथ की एंडिंग थी। तो सर जैन की ओपनिंग क्या होगी, जो दिसंबर की क्या होगी, एंडिंग होगी। अब जो दिसंबर की एंडिंग है वो तो हमें पता ही नहीं कहां से लेकर आए, लेकिन हमें एक बात पता है कि जो दिसंबर की एंडिंग है या जो हमारे फिनिश गुड की एंडिंग है वो एस्टिमेट की जाती है नेक्स्ट मंथ के सेल पर 20%। अब अगर दिसंबर है उसकी एंडिंग मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दिसंबर से नेक्स्ट मंथ क्या होता है, जैन, तो जैन की सेल देखूंगा, जैन की सेल कितनी है 10,000, इसका अगर मैं 20% लूंगा तो कितना आ जाएगा 2,000। तो 2,000 क्या होगा, दिसंबर का एंडिंग, और दिसंबर का एंडिंग जैन का क्या बनेगा, ओपनिंग। तो 2,000, यहां पे कंफ्यूजन होती है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही है बात, एक कंसेप्ट क्लियर रखो कि भाई जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ का क्या है, ओपनिंग है, यानी कि ओपनिंग जो है वो प्रीवियस मंथ की क्या है, क्लोजिंग है। अब प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग कैसे आ रही है, नेक्स्ट मंथ की सेल का 20%। अब हमारे पास दिसंबर की क्लोजिंग चाहिए, दिसंबर की क्लोजिंग क्या है, जनवरी के सेल का 20%, जनवरी के सेल का 20%, 10,000 का 20% निकाला, कितना आया, 2,000 आया। अब जब ये हमारे पास 2,000 आ गया, दैट इज दिसंबर एंडिंग, दिसंबर एंडिंग फेब की, जनवरी की क्या बनेगी, ओपनिंग बनेगी। तो मैंने जन की ओपनिंग बना दी इसको 2,000। अब अगर आप इसको माइनस करते हो इन सब वैल्यूज को, तो आपके पास आ जाता है प्रोडक्शन बजट या बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ठीक है, अब माइनस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा सबसे पहले 10,200। कैलकुलेशन बच्चों मैंने पहले से ऑलरेडी करके रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादातर मेरा टाइम कंज्यूम आप लोगों को समझाने में हो। या 11,000 सीधे सीधा आ जाएगा, फिर उसके बाद 11,200 आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है क्या होगा, 12,000 होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, 12,400। इसको अब जून को क्या कर दो, मिटा दो, क्योंकि जून का उसने प्रोडक्शन बजट आपसे मांगा भी नहीं था, उसने आपसे मई तक का मांगा था, और जून का आप निकाल भी नहीं सकते। अब आ जाओ आप नेक्स्ट, आपकी जो रिक्वायर्ड है परचेज बजट। देखो प्रोडक्शन बजट निकाल लिया आपने, तो अब क्या आएगा आपके पास, परचेज बजट। प्रोडक्शन बजट से ही क्या निकलेगा, परचेज बजट निकलेगा। प्रोडक्शन बजट से ही क्या निकलेगा, आपका परचेज बजट निकलेगा। ठीक है, अब प्रोडक्शन बजट से परचेज बजट किस तरीके से निकलेगा, देखो सुनो, परचेज बजट, इसमें आप बेटा क्या करोगे, जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो
रॉ मटेरियल यूज जितना कर रहे हो, क्या कहता हूं मैं, ऐड कर लो क्या, फिनिश गुड एंडिंग। तो अब यहां पर फिनिश गुड नहीं होगी, अब मटेरियल की एंडिंग होगी, ऐड रॉ मटेरियल एंडिंग और लेस रॉ मटेरियल ओपनिंग। ये अपने पास बच्चों लिख लो एक जगह, ताकि आपको पता हो कि परचेज बजट कैसे निकलता है और प्रोडक्शन बजट कैसे निकलता है। ठीक है, सिंपल, एंडिंग को ऐड करो, ओपनिंग को लेस करो, एंडिंग को ऐड करो, ओपनिंग को लेस करो, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा परचेज बजट ऑफ मटीरियल, मटीरियल का परचेज बजट आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब यहां पर मैंने क्या लिखा है आप लोगों को, सबसे पहले क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल यूज, मटेरियल कितना इस्तेमाल कर रहे हो। अब देखो, आपको ये पता है कि आपके प्रोडक्शन के अंदर यूनिट्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं, यानी कि जैन में आप 10,200 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, फेब में आप 11,000 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, मार्च में आप 11,200, इस तरीके से। अब अगर मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, देखो मुझे ये पता है मटेरियल यूज पर यूनिट कितना है, मेरा यूजेज कितना है, मटेरियल यूज पर यूनिट कितना है। यूनिट तो मुझे पता है, लेकिन एक यूनिट्स बनाने में, एक यूनिट को बनाने में मेरे कितने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, कितने किलो जो है वो मटेरियल यूज हो, कितना मटेरियल मेरा इस्तेमाल हो रहा है एक यूनिट बनाने में। तो उसने आपको क्वेश्चन में कहा था कि अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, ईच यूनिट रिक्वायर्स 0.5 किलो ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, वो कह रहा है कि जब आप एक यूनिट बना रहे हो तो आपको जो मटेरियल कंज्यूम करना पड़ रहा है वो 0.5 है, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5। ठीक है, तो अब आप देख लो कि आपका मटेरियल यूज कितना होगा, रॉ मटेरियल यूज आपका कितना होगा। इतने यूनिट्स बना रहे हो, 10,200 यूनिट्स, एक यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लग रहा है, 0.5। इसको इसके साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई, सिंपल। इसको इसके साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। जितने यूनिट्स बना रहा हूं और जितने किलो यूज हो रहा है उनको आपस में क्या करवा दूं, मल्टीप्लाई, तो मुझे पता लग जाएगा कि मटेरियल मेरा यूज कितना हो रहा है। तो बेटा रॉ मटेरियल यूज हो जाएगा, वो हो जाएगा 5,100 यूनिट्स, इसमें 5,500 यूनिट्स, सॉरी किलो, 5,600, 6,000। और इसको भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, 12,400 को 0.5 से करते हैं तो 6,200 आ जाएगा। ठीक है, तब मुझे पता लग गया कि मटेरियल मेरा कितना इस्तेमाल हो रहा है, रॉ मटेरियल यूज कितना हो रहा है। अगेन मुझे क्या करना है, ऐड करना है रॉ मटेरियल एंडिंग को और लेस करना है रॉ मटेरियल ओपनिंग को। ऐड रॉ मटेरियल एंडिंग और लेस रॉ मटेरियल ओपनिंग। एंडिंग कह लो या इसको क्लोजिंग कह लो, बात एक ही होती है।
तो आपके पास रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगी इन किलो। बजटेड परचेज आ जाएगी इन किलो के, कितना किलो जो है वो मैं मटेरियल जो है वो यूज करूँ, परचेज ही निकालना है ना मुझे। अच्छा, तो अब रॉ मटेरियल क्लोजिंग क्या होगी? जैसे फिनिश गुड के बारे में बता रहा था, सेम ऐसे ही वो आपसे रॉ मटेरियल क्लोजिंग के हवाले से भी बात कर रहा है। क्वेश्चन में देखिए अगर आप, तो वो आपको बता रहा है कि ईच मंथ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज मेंटेन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूजेज इन द फॉलोइंग मंथ। 1.5 month, sorry, half a month's inventory of raw material is maintained based on the expected uses of the following month। वो कह रहे हैं कि आपकी क्लोजिंग क्या होगी, जो आपकी नेक्स्ट मंथ का यूजेज है। जैसे कि नेक्स्ट मंथ का यूजेज अगर लेट सपोज मैं जैन की निकालता हूं, अगर मैं जैन की निकालता हूं तो नेक्स्ट मंथ का मेरा यूजेज क्या है? 5500, ये मेरा यूजेज है ना, इसका हाफ ले लूंगा पूरी, सिंपल। फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड का हाफ कितना होगा? हाँ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मंथ का यूजेज है मेरा, उसका 50% मेरा क्लोजिंग होगा। जो नेक्स्ट मंथ का यूजेज है उसका 50% मेरा क्या होगा? क्लोजिंग होगा। जो नेक्स्ट मंथ का यूजेज है उसका 50% मेरा क्या होगा? क्लोजिंग होगा। तो इसी तरीके से 50% लेते जाओ, सिंपल। 5500, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ बेटा आप लोगों को। 5500 का 50%, हाफ, हाफ यानी कि 50%, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2750। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ले रहा हूं 2750। इसका 5600 का 50% कितना होगा? 2800। अच्छा, फिर उसके बाद 6000 का 50% कितना होगा? 3000। 6200 का 50% कितना होगा? 3100। इससे आगे मुझे मई का पता ही नहीं है, तो ये आगे नहीं चल सकता। जैसे वहां पर हमने जून तक, मई तक एंड कर लिया था, अब यहां से मई भी नहीं आगे आ सकता, क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ का यूजेज नहीं पता। तो अगर आप रिक्वायर्ड पढ़ो, तो रिक्वायर्ड के अंदर आपसे कह रहे हैं कि प्रिपेयर द परचेज बजट फॉर अ रॉ मटेरियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 मंथ्स, जनवरी टू अप्रैल। ठीक है, आपको वैसे भी जनवरी टू अप्रैल तक निकालना था, यहां तक निकालना था, हमने तो फिर भी मई तक निकाल भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया? क्लोजिंग निकाल लिया। नेक्स्ट मंथ की जो हमारा यूजेज था उसका 50% लिया। अब हमें ओपनिंग चाहिए। ओपनिंग अभी कंसेप्ट क्लियर किया, इसको अभी रहने देना जैन को। जो पिछले मंथ का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाता है? ओपनिंग। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग, दैट इज 2750। ये क्या बन जाएगा? 2800। ये क्या बन जाएगा? 3000। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? ओपनिंग आ गया। लेकिन सर जैन का ओपनिंग क्या होगा? जैन का यूजेज कितना है? 5100। इसका क्या ले लो? 50%। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10,000 पे 20% लिया था, तो ये आया था, वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पर आपका यूजेज कितना है जैन में? 5100। इसका 50% कितना होगा? 2050, 2550 आई थिंक। 2550। अब इसको माइनस कर दीजिए,
तो आपके पास बच्चों परचेज बजट आ जाएगा और परचेज बजट हो जाएगा 5300 और 5550, 5800, 6100। ठीक है, तो ये हमने परचेज बजट निकाल लिया इन किलो। अच्छा, अगर हमें अमाउंट में चाहिए कि क्या अमाउंट हमें परचेज के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो रिक्वायर्ड के लिए परचेज में अगर आप देखो तो आपको कह रहा था लास्ट में ऑफ रॉ मटेरियल विच कॉस्ट $3 अ किलो। ठीक है, 1 किलो आपको कितने का पड़ रहा है? $3। तो इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 3 से क्या करवा दोगे? मल्टीप्लाई, तो आपके पास परचेज का अमाउंट आ जाएगा। जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि पर किलो कॉस्ट क्या है हमारे पास? $3। ठीक है, $3 है। मल्टीप्लाई करवा दो तो बजटेड परचेज इन डॉलर आ जाएगी। या इन वैल्यू आ जाएगी। इन सबको आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 15,900 आपको जैन के मंथ में मटेरियल परचेज करना होगा। ठीक है, ये डॉलर में आ रहा है आपके पास। और 16,500 डॉलर आपको फेब में, सेम यहां पर 17,400 डॉलर, फिर उसके बाद 18,300 डॉलर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या बनता है आपका प्रोडक्शन बजट, और इस तरह से आपका क्या बनता है? परचेज बजट। तो ये मैंने परचेज बजट निकाल के दिखाया आपको, ऊपर मैंने क्या निकाला था? प्रोडक्शन बजट। तो ये सारा बच्चों हमारा क्या था? परचेज बजट। अच्छा, परचेज बजट में हमें जो रिक्वायरमेंट थी हमारी सिर्फ और सिर्फ अप्रैल तक की थी, और प्रोडक्शन बजट में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो मई तक की थी। अब आ जाओ नेक्स्ट रिक्वायर, वो आपसे क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट रिक्वायर वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एट बोथ 1 Jan 2014 एंड 30 अप्रैल 2014। अब वो आपसे कह रहे हैं फिनिश गुड और रॉ मटेरियल की ओपनिंग बताओ जनवरी 1 की, और फिनिश गुड और रॉ मटेरियल की क्या बताओ? एंडिंग बताओ कब तक की? अप्रैल 30, 2014। देखो, कैलकुलेशन करो ऑफ रॉ मटेरियल। पहले हम ओपनिंग फाइंड आउट कर लेंगे। रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड ओपनिंग। ठीक है, और ओपनिंग यानी कि जनवरी की 1। अच्छा, फिनिश गुड की अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास फिनिश गुड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्लोजिंग है, और ये हमारे पास क्या है? ओपनिंग है। जनवरी 1 की हमारे पास ओपनिंग क्या थी फिनिश गुड की? ये हमारे पास जनवरी, और इसकी ओपनिंग क्या है? 2000।
तो अगर हम फिनिश गुड की ओपनिंग की बात करते हैं तो 2000, ठीक है। और अगर हम रॉ मटेरियल ओपनिंग की बात करते हैं, जनवरी 1 रॉ मटेरियल की ओपनिंग 2550, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी ओपनिंग 2550। अच्छा, ये हमारे पास यूनिट्स है, तो ये सारा काम यूनिट्स पे हो रहा था और ये किलोज में हो रहा था काम। एंड में आके हमने डॉलर में अमाउंट निकाला है ना परचेज का, वो भी। तो ये सारी जो बातें हो रही थी या तो यूनिट्स में हो रही थी या तो किलोज में हो रही थी। तो अब अगर हम बात करें कि 2000 यूनिट्स है फिनिश गुड एंड ओपनिंग में, और रॉ मटेरियल ओपनिंग में आपके पास कितने 2550 किलो है। पर किलो रेट क्या था $3, ठीक है। $3 से हमने मल्टीप्लाई किया था ना पर किलो, मल्टीप्लाई करवा दो आपके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग आ जाए। ऐसे ही फिनिश गुड ओपनिंग 2000 यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट क्या है वो क्वेश्चन में आपको बता रहे थे लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लास्ट लाइन रिक्वायर्ड से ऊपर वो कह रहे कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है $11 है, ठीक है। एंड दिस इज द वैल्यू यूज्ड इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट आ रही है वो क्या है 11 है। ऑब्वियसली बात है, मटेरियल की कॉस्ट प्रोडक्शन तीनों चीजों से मिलकर बनती है, लेबर ओवरहेड और मटेरियल। तो मटेरियल की तो आपकी पर केजी क्या है 3, लेकिन जो यहां पर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है टोटल वो क्या है 11 है। तो यहां पर आप क्या करोगे 11 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो दोनों की आपके पास ओपनिंग आ जाएगी। और ओपनिंग क्या होगी आपके पास, ओपनिंग होगी 2200 डॉलर और $7650। और अगर आप इसका टोटल कर लेते हो तो टोटल आपके पास जो ओपनिंग होगा दोनों का दैट इज $29,650। तो ये हमने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड की ओपनिंग फाइंड आउट कर ली। सेम यही काम अब क्लोजिंग के लिए करेंगे क्योंकि दोनों चीजें पूछी थी उसमें। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड क्लोजिंग। पहले ओपनिंग फाइंड आउट किया, अब हम क्लोजिंग फाइंड आउट। फिनिश गुड क्लोजिंग और रॉ मटेरियल क्लोजिंग, ठीक है। और उसने पूछी भी कब तक की, अप्रैल 30 की। अप्रैल 30 क्लोजिंग क्या थी फिनिश गुड की 2400, ये हमारे पास क्लोजिंग है 2400। अप्रैल की पूछी है इसने। और मटेरियल की क्लोजिंग क्या थी अप्रैल में आए, मटेरियल की क्लोजिंग ये है 3100, ठीक है। इसको अगेन मल्टीप्लाई बाय मटेरियल का जो रेट था दैट इज $3 पर किलो और इसका 11 था। $11 पर यूनिट। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 9300
और आ जाएगा 26,400, और टोटल कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 35,700। तो ये हमने ओपनिंग भी फाइंड आउट कर ली और हमने क्लोजिंग भी फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट रिक्वायर्ड देखो, आपसे नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या पूछ रहे हैं। ये देखो बेटा, सारी चीजें ऐसे ही होंगी हर क्वेश्चन में, नॉर्मल, कोई चेंज नहीं होता इसके अंदर, कोई नई बात नहीं होती, तमाम चीजें ऐसे ही होती है। ये मैं मिटा रहा हूं, ये आप लोगों ने मेरे ख्याल में निकाल लिया होगा। अब नेक्स्ट रिक्वायर्ड जो है वो आपसे कह रहे थे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, वो हो गया। अच्छा, प्रिपेयर अ समराइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द 4 months पीरियड एंडिंग 30 अप्रैल। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होगा, जो यूनिट्स आपने बनाए उनकी कॉस्ट, उसको आप क्या कहोगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट आप लोग पहले भी पढ़ते हुए, ए लेवल में भी, ओ लेवल में भी पढ़ कर आए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले आप निकालते हो रॉ मटेरियल यूज, तो मटेरियल कितना यूज किया, फिर उसके बाद आप उसमें लेबर को, ओवरहेड को ऐड करते हो, तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और एंडिंग यहाँ पर है नहीं हमारे पास, और आपके पास आती भी नहीं। तो आपके पास ऐड और लेस करते हो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। तो ये आ जाता है, तो वही काम करना है हमको, सिंपल, जो आप लोग पहले से करते हुए आ रहे हो। नहीं कर रहे, नहीं आ रहा पता, तो सब मैं बता देता हूँ आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनेगा। देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है हमें। नहीं बना देते नीचे, सबसे पहले आप देखोगे कि आपने मटेरियल कितना यूज किया। उसके लिए सिंपल आपको बच्चों काम क्या करना है, रॉ मटेरियल ओपनिंग, ठीक है। रॉ मटेरियल ओपनिंग क्या, अप्रैल 30 तक का बनाना है ना, जनवरी से लेकर के। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग क्या आपके पास, रॉ मटेरियल ओपनिंग, नहीं सॉरी, रॉ मटेरियल ओपनिंग आपके पास ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रॉ मटेरियल ओपनिंग हमारे पास ये है 7650। ऐड करोगे आप इसमें परचेजेस, रॉ मटेरियल परचेज, डॉलर में बात चल रही है। रॉ मटेरियल परचेज कितना किया अप्रैल तक का, ये परचेज किया था जैन में, ये फेब में, ये मार्च में, और ये अप्रैल में। तो इन सबको क्या कर लो, ऐड 15,900 प्लस 16,500 प्लस 17,400 प्लस 18,300। ओपनिंग का आपके पास 7650, और इन सबको आप प्लस करोगे, इन सबको आप प्लस करोगे, अप्रैल तक की जो आपके पास परचेज आएगी वो आएगी 68,250। फिर उसमें से आप रॉ लेस कर दोगे रॉ मटेरियल एंडिंग को। अच्छा, अब रॉ मटेरियल एंडिंग क्या है, ये क्लोजिंग निकाली ना आपने, रॉ मटेरियल क्लोजिंग 9,300। पता लग जाएगा कि कितना मटेरियल यूज किया, रॉ मटेरियल यूज, ये कितना मटेरियल यूज कर रहे हो आप। तो इन सबको ऐड करके ये माइनस कर दोगे
तो आ जाएगा आपके पास 66,600 मटेरियल। फिर आप उसमें ऐड करते हो लेबर एंड ओवरहेड। देखो वो आपको नहीं दिए हुए, लेबर एंड ओवरहेड आप ऐड करते हो तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, फिर आप उसमें वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग एंडिंग, 12 वो चीजें नहीं है हमारे पास। तो ये लेबर एंड ओवरहेड हम ऐड करेंगे तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर ओवरहेड तो है नहीं हमारे पास, ये नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है, कैसे पता है जरा देखिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने यूनिट्स बनाए आपने, 10,200 यूनिट्स बनाए जैन में, फेब में 11,000 यूनिट्स बनाए, मार्च में 11,200 यूनिट्स बनाए, और अप्रैल में कितने, 12,000 यूनिट्स बनाए। अप्रैल तक की बात हो रही है। और एक यूनिट बनाने की जो आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट थी दैट वाज $11। ठीक है, $11 यहाँ पे हमने यूज भी किया। क्वेश्चन में आपको बता रहे थे कि एक यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, $11। तो जितने यूनिट्स में मैन्युफैक्चर कर रहा हूं इन सबको मैं ऐड कर कर इस पे 11 का रेट क्या कर दूंगा, अप्लाई। जरा देखो, जेल की टोटल प्रोडक्शन है 1020 प्लस 11,000 प्लस 11,200 प्लस 12,000, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा $11, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट थी पर यूनिट। तो वो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4,88,400, 4,88,400। ठीक है, मटेरियल यूज पता है, टोटल प्रोडक्शन पता है, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, यहां पे लिख देता हूं 4,88,400 माइनस कर दो जितना मटेरियल यूज कर रहे हो 66,600, तो आपके पास लेबर और ओवरहेड आ जाएगा 4,21,800। तो इस तरह से बेटा आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, सिंपल, रॉ मटेरियल ओपनिंग, ऐड किया, परचेज, जितना परचेज किया था ये परचेज हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी, और फिर उसके बाद सर इसको 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी 3 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल एंडिंग और ओपनिंग दोनों हम लोगों ने क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने वो आपसे पूछ लिया था क्वेश्चन। मटेरियल यूज है, लेबर ओवरहेड नहीं पता था, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पता थी, जितने यूनिट्स बनाए पर यूनिट जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 11, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास लेबर और ओवरहेड आ गया। लास्ट रिक्वायर्ड आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर द सेम पीरियड। ये जो हमने अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया था ये अप्रैल से लेकर जैन से लेकर अप्रैल तक का था। अभी सेम पीरियड के लिए ही आपको इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बनाना है, ये पूछ रहे थे। इनकम स्टेटमेंट फॉर द सेम पीरियड, 4 मंथ्स का हमने बनाया था ना, इनकम स्टेटमेंट फॉर 4 मंथ्स एंडेड अप्रैल 30। सबसे पहले आप लिखोगे सेल्स,
सेल ये यूनिट्स कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, ठीक, अप्रैल तक की चाहिए मुझे। और हर यूनिट को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस का आप क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। तो क्वेश्चन में आपको बताया कि जनवरी की सेल 25 यूनिट पे हो रही थी, तो ये आप सेल्स की कैलकुलेशन कर लो। 10,000 यूनिट से जन में मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट जो आपका सेल हो रहा है वो 20 का हो रहा है, प्लस सेल, फिर 11,000 यूनिट से पर यूनिट कितने का हो रहा है, 20 का, ये से फिर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस 11,000 यूनिट से मल्टीप्लाई बाय 21, और जो लास्ट मंथ है 12,000 और उसको 21 सबको कर दो, आपके पास सेल आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, 903,000, ठीक है, सेल्स आ दो। लेस कर दो आप इसमें से COGS, कॉस्ट ऑफ सेल, अब कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी, फिनिश गुड ओपनिंग एड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर लेस फिनिश गुड एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। फिनिश गुड ओपनिंग कितना है ये हमने निकाला था 2200, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा ये है 488,400, फिनिश गुड एंडिंग क्या था वो भी हमने फाइंड आउट किया था। अच्छा ये 2200 नहीं 22,000 होगा मेरे ख्याल में, हाँ 22,000, सॉरी 10 ठीक कर लीजिएगा। अच्छा फिर उसके बाद 26,400 क्लोजिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, $484,000, ये आप लेस कर दो, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और कोई एक्सपेंसेस तो है नहीं, और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4,19,000, $4,19,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड एंडिंग, ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर बजट, ये आपका मास्टर बजट है। और कोई एक्सपेंसेस है नहीं हमारे पास, अगर कोई और एक्सपेंसेस होते तो उनको भी हम क्या करते थे, माइनस कर देते 12। तो ये हमारा क्वेश्चन था। कैसी लगी आप लोगों को मेरी स्ट्रगल, बोर्ड पे अगर आप लोगों को समझ अच्छे से आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों की जो भी वीडियोस होंगी मैं व्हाइट बोर्ड पे बना दूंगा, ठीक है। अगर वन नोट वाला वो सही था, चल रहा था तुम्हारा, तो उस पर अगर आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है तो उस तरीके से बना लेंगे। तो मैंने बेटा काफी लगी है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और पूरा सॉल्व किया, आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आप लोगों को मेरे नोट्स में मिल जाएगा। जल्दी जल्दी मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो या मुझे टेक्स्ट कर दो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी होगा, तो मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना काफी है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।